नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटीओ ऑफिस मधुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ में अलविदा जुमा और ईद को लेकर प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी क्रम में गुरुवार शाम को आईजी अखिलेश कुमार, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी अनुराग आर, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल समेत अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में शहर क्षेत्र में पुलिस व पीएसी फोर्स ने फुटमार्च किया। इस दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया और लोगों को सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। इस दौरान डीएम विशाल भारद्वाज ने कहा कि जनपद में नगर निकाय चुनाव के साथ ही ईद का पर्व है, इसको लेकर भौगोलिक स्थिति का भी जायजा लिया गया। साथ ही साफ सफाई, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। लोगों से मीटिंग भी की गई थी। ज्यादातर समस्याओं का हल निकाल लिया गया है। जो अन्य समस्याएं बाकी रह गई हैं उनको भी आज रात तक सुलझा लिया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जनपद में करीब 3,500 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा 1 कंपनी आरएएफ व 3 कंपनी पीएसी को भी लगाया गया है। साथ ही डायल 112 की ड्यूटी भी संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों पर लगातार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि एलआईयू और इंटेलिजेंस यूनिट लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आगामी जो हमारे त्यौहार हैं, अलविदा की कल नमाज होगी, फिर ईद होगा और नगर निकाय चुनाव हैं, इनको लेकर हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, कार्यक्रम स्थल हैं, उनका आज निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। कुछ थोड़े काम बाकी हैं, वो आज रात तक पूरे हो जाएंगे। इसके निर्देश नगर पालिका को और अन्य संबंधित विभागों को दिए गए। हाँ, वही जितने भी हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ कार्यक्रम होंगे कल और फिर ईद के दिन, उनका निरीक्षण किया गया है और जो भी वहाँ पे जो तब सुरक्षा के और अन्य व्यवस्थाओं के जो कार्य होने हैं उनको काफ़ी काम हो चुके हैं। कुछ काम बाकी हैं, वो आज रात तक पूरे हो जाएंगे। अलविदा की नमाज और जो ईद की नमाज होगी उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। लगभग 3,500 की संख्या में पुलिस बल अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड रहेगा। 112 की जो गाड़ियां हैं उनको संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ऑलरेडी उनका ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ 1 कंपनी आरएएफ और 3 कंपनी पीएसी है जो अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड रहेगी। सादे कपड़ों में ड्यूटियाँ, रूफटॉप ड्यूटियाँ, इंटेलिजेंस के जो एलआईयू के हमारे लोग हैं उनकी ड्यूटियाँ अलग अलग जगह पर लगाई गई हैं और धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। सबके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो शासन के निर्देश हैं और जो परंपरागत आयोजन है सिर्फ वही किए जाएंगे। ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं और जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, वहाँ पुलिस बल के द्वारा भ्रमण किया गया है। सब जगह ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से त्यौहार को संपन्न कराया जाएगा। आजमगढ़ में 3 नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायत के लिए हो रहे नामांकन के चौथे दिन नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए 17 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, जबकि सदस्य पद के लिए 4 नामांकन पत्र खरीदे गए। वहीं अध्यक्ष के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया, जबकि सदस्य पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में अध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि सदस्य पद के लिए 25 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। मुबारकपुर के अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी तैयबा सहित 2 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के लिए 8 नामांकन पत्र भरे गए। नगर पालिका परिषद बिलियागंज में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि 39 सदस्य पद के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। यहां पर अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के 24 प्रत्याशियों ने नामांकन किया।
नगर पंचायत अतरौलिया में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि सदस्य पद के लिए किसी ने नहीं खरीदा। वहीं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किसी भी प्रत्याशी ने दाखिल नहीं किया, जबकि सदस्य पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत बुढ़नपुर में अध्यक्ष पद के लिए 1 जबकि सदस्य पद के लिए किसी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत महाराजगंज में अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि सदस्य पद के 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। यहाँ 2 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा और 9 सदस्य पद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत जैनपुर में अध्यक्ष पद के लिए 7 और सदस्य पद के लिए 7 नामांकन पत्र बिके। यहाँ किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। नगर पंचायत अजमतगढ़ में अध्यक्ष पद का 1 जबकि सदस्य पद के लिए 4 नामांकन पत्र की बिक्री हुई। यहाँ अध्यक्ष के लिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि सदस्य पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। नगर पंचायत निजामाबाद में अध्यक्ष पद के लिए 2 जबकि सदस्य पद के लिए 4 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। यहाँ सदस्य के लिए 1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा। अध्यक्ष के लिए किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नगर पंचायत सरायमीर में अध्यक्ष पद के 5 और सदस्य के 5 नामांकन पत्र बिके। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत फूलपुर में अध्यक्ष पद के लिए 3 जबकि सदस्य पद के लिए 5 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए किसी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं भरा, जबकि सदस्य पद के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत माहौल में अध्यक्ष पद के लिए 9 जबकि सदस्य पद के लिए 11 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी ने जबकि सदस्य के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत कटघर लालगंज में अध्यक्ष पद के लिए 1 जबकि सदस्य पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी ने जबकि सदस्य पद के लिए 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत मेहनगर में सदस्य पद के लिए 1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि सदस्य पद के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत जहानागंज में अध्यक्ष पद के लिए 2 जबकि सदस्य के लिए 23 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। यहाँ अध्यक्ष पद के 1 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत मार्टिनगंज में अध्यक्ष पद के 7 और सदस्य पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। यहाँ सदस्य के 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। इस तरह से नामांकन के चौथे दिन अध्यक्ष पद के लिए कुल 69 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, जबकि सदस्य पद के लिए 150 नामांकन पत्र खरीदे गए। वहीं 14 अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के 116 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने हेतु 55 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्वाचन को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने में मास्टर ट्रेनर की कार्यकुशलता, दक्षता तथा सजगता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण गंभीरता से लें एवं अपनी शंकाओं का समाधान अवश्य कर लें। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मतदान से 1 दिन पूर्व पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर पीठासीन अधिकारी अपनी टीम के साथ निर्वाचन सामग्री प्राप्त करके उपरांत निर्वाचक नामावली की जांच करके ये देख लें कि ये उन्हीं के बूथ की है। मतपत्रों की जांच कर लें कि मतपत्र पर्याप्त संख्या में हो एवं मतपत्र कटे फटे ना हो, त्रुटिपूर्ण नहीं होने चाहिए। अमिट स्याही व एरा क्रॉस, मुहर, सुबह चिन्ह की भी जांच कर ले। मतदान स्थल पर पहुंचने के उपरांत कोई चुनाव प्रचार सामग्री इत्यादि हो तो उसे हटवा दें एवं 200 मीटर के दायरे में आदर्श आचार संहिता का पालन पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। सहायक कार्मिक प्रभारी इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने प्रशिक्षण में संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि मतदान प्रारंभ होने पहले खाली मतपेट का मतदान अभिकर्ताओं को दिखाना आवश्यक है। मतदान कर्मियों के कार्य विभाजन के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक नामावली का प्रभारी होगा, मतदान अधिकारी द्वितीय मतपत्र एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा तथा मतदान अधिकारी तृतीय मतपेटिका का प्रभारी होगा। मतपत्र लेखा की एक प्रति मतदान अभिकर्ताओं को देना आवश्यक है। मतदान समाप्ति के उपरांत मतपेटिका की सीलिंग मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही की जाएगी। प्रशिक्षण में जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह ने आदर्श आचार संहिता के विषय में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के उपरांत मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में सभी मास्टर ट्रेनरों का निर्वाचन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के द्वारा लिखित परीक्षा ली गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मतदान कार्मिकों का भी प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा ली जाएगी। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रखर सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी गुणराज, विनोद सिंह, शशि NIC से सुशीम, रमेश यादव आदि उपस्थित रहे। चौहान समाज के लोग अति पिछड़े वर्ग से हैं। समाज में शोषित वंचित वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। समाज का उत्थान
शिक्षा के बगैर हो पाना संभव नहीं। शिक्षित वर्ग ही समाज के उत्थान के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। उक्त बातें अखिल भारतीय चौहान महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कही। रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में गुरुवार को अखिल भारतीय चौहान महासभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से हुआ। उपस्थित सदस्यों और पदाधिकारियों ने श्याम सुंदर चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम महाराजा पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व समीक्षा अधिकारी ओपी सिंह चौहान ने चुनाव अधिकारी मूलचंद चौहान को नामित किया, जिनकी देखरेख चुनाव में संपन्न हुआ। उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान को बुके देकर व माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। चौहान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि चौहान समाज का सबसे अहम मुद्दा शिक्षा है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। शिक्षित वर्ग ही समाज के उत्थान के साथ आर्थिक विकास भी कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने वंचित समाज की समस्याओं के लिए काफी अरसे से संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। चौहान समाज के संरक्षक व चुनाव अधिकारी मूलचंद चौहान ने कहा कि चौहान समाज को शिक्षा के बढ़ावा एवं समाज के विकास के लिए जागरूकता लानी चाहिए। समाज के विकास के लिए वह जीवन भर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। ओपी चौहान ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में हमने जैसे सुना था, आज उनकी विचारधारा को सुनकर वैसा ही पाया। मुझे उम्मीद है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान समाज के उत्थान व विकास के लिए काम करते रहेंगे। संचालन अंजलि चौहान ने किया। इस अवसर पर मुन्ना चौहान, इंद्रेश चौहान, मुसाफिर चौहान, बैजनाथ चौहान, केपी चौहान, दीपचंद चौहान, राधे चौहान, जशवंत चौहान, मटरू चौहान, रामजीत चौहान, गंगा चौहान, संजय चौहान, शिवशरण चौहान, कवि जय सिंह राजपूत, गंगाराम चौहान, अवधेश चौहान, बबीता चौहान, प्रेमा चौहान, सीमा चौहान, अनिल चौहान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कि जो कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य, एक आशय, ऑब्जेक्ट होता है। और हर समाज के हर वर्गों के लिए उसके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो उसी के अंतर्गत मैं भी जो चाहूँगा कि अगर चौहान समाज ने मुझे इतनी बड़ी अगर जिम्मेवारी दी है तो मैं भी एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक विधिक तरीके से समाज के उत्थान के लिए जितना भी अच्छाइयों रास्तों का अनुकरण करना हो मैं कर सकूँ। पिछड़ी समाज की लगातार मुख्य पार्टियां जो है कि जनगणना कराने की बात है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? चौहान समाज कहाँ है, स्थापित होता है आरक्षण के मामले में? जहाँ तक जनगणना की बात है तो उस पर जो भी सरकारें हैं, जो उनका निर्णय रहेगा वो भी हम मान्य करेंगे। और अपने समाज की जहाँ तक बात है तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी अपने समाज के जो संगठन चल रहे हैं उनके माध्यम से पहले हम अपना तय करेंगे कि हमारी संख्या है कितना। अधिवेशन का मेन उद्देश्य क्या है? अधिवेशन का मेन उद्देश्य है कि अपने समाज को जागरूक करना, अवेयरनेस लाना। जो भी हमारे समाज के अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां हैं या लोगों को जागरूकता के अभाव में लोग किसी प्रकार के अपना जो है काम को करने में उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, या वो एक लोकतांत्रिक विधि से जो शासन प्रशासन की जो मदद लेना चाहिए नहीं ले पाते हैं। तो इस संगठन का, इस अखिल भारतीय चौहान महासभा का जो गठन किया गया है, ऐसे लोगों के लिए किया गया कि जो समाज से वंचित हैं उन लोगों को जागरूक करना, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना। एकजुट करने के लिए क्या करेंगे आप? एकजुट करने के लिए हम अपने समाज में हमारे जो भी ये संस्था है, जो हमारी ये महासभा है अखिल भारतीय चौहान महासभा, जो भी इसके सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, इसके कार्यकर्तागण हैं, जो सदस्यगण हैं, वो सारे लोगों की एक टीम है। तो टीम के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आप इतने दिन से राजनीति से जुड़े भी रहे, आज चौहान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको बनाया गया। चौहान राजनीति का से आप पहले से वाकिफ है, तो चौहान सभा के लिए क्या करेंगे कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए या विकास की धाराओं से मुख्य जुड़े? देखिए, जहाँ तक बात होती है राजनीति की, तो आप जानते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। अब तीनों का पृथक होना जरूरी होता है। तो हम उस विधायिका होती है उसके माध्यम से शासन प्रशासन तक अपने जो है समाज के लिए जो भी आवश्यकता है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन का मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को विधायिका या विधानमंडल में हम पहुंचाएं।
जिससे हमारे समाज में जो भी कमियां हैं जब तक वो पहुंचेंगी नहीं तब तक हमारे समाज के बारे में लोग जानेंगे नहीं। चौहान महासभा का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन तो हर साल होता था, उसी तरह से रखा गया। इसमें हर परिस्थिति को समझते हुए ये प्रक्रिया जो है करीब 2-2.5 महीने से चल रही थी। मुझे सब सम्मत से पास कर चुनाव अधिकारी बनाया गया था कि आप जो है जनपद में या देश के अंदर कोई भी ऐसा तेज तर्राक अध्यक्ष चाहिए तो आप अध्यक्ष चुनिए। तो उसके लिए कार्यक्रम चल रहा था। उसी कड़ी में जो है ये आज का डेट थी। इसमें श्याम सुंदर चौहान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हर चीज़ सोच समझ के हमारे समाज ने निर्णय किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अराजकता की तरफ समाज जा रहा है, शिक्षा की कमी है, उधर कोई भी नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा है। आज जो हमारे तमाम प्रकार के नेतृत्व भी पैदा हुए, कोई एमपी हुआ, कोई विधायक हुआ, लेकिन कभी जो है समाज से तो वोट लेके चले जाते हैं लोग, लेकिन समाज की तरफ फिर ताकना मुश्किल हो जाता है, नहीं ताक पाते हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव में उन महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी निरस्त किए जाने की मांग की जिनके सम्मुख ड्यूटी करने में वास्तविक समस्या है। संगठन ने मांग की कि गर्भवती महिला कार्मिक की चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए। गर्भवती महिलाएं ऐसी ड्यूटी करने में असमर्थ होती हैं। चुनाव ड्यूटी में उनके द्वारा अपेक्षित सकारात्मक सहयोग संभव नहीं हो पाता। एकल अभिभावक कार्मिक की ड्यूटी न लगाई जाए क्योंकि बच्चे की देखभाल व परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो दोनों में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल का संकट दंपति कार्मिक के सामने एक विकट समस्या बन जाती है। ऐसी महिला कार्मिक जिनके छोटे शिशु हैं उनको ड्यूटी लगा देना। महिला कार्मिक अपने छोटे शिशुओं को समय से स्तनपान नहीं करा पाती, शिशु स्तनपान के अभाव में भूखा रह जाता है। तो ऐसी महिला कार्मिक जिनके शिशु 3 वर्ष या कम है उनकी चुनाव ड्यूटी न लगाई जाए। ऐसे कार्मिक जो असाध्य बीमारी से ग्रसित एवं गंभीर शारीरिक अक्षमता के कारण चुनाव ड्यूटी को प्रभावी रूप से करने में असमर्थ हो, ऐसे कार्मिक की ड्यूटी चुनाव में न लगाई जाए। ऐसे कार्मिक जो 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में नियोजित न किया जाए क्योंकि 58 वर्ष की अवस्था में अधिकांश कार्मिक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर रोगग्रस्त हो जाते हैं। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उनको हम लोगों ने पत्र दिया है इस संदर्भ में। अभी जो मई में नगर निकाय चुनाव 2023 होने वाला है उसमें जो शिक्षक कार्मिकों की ड्यूटी लग रही है उसी के संदर्भ में कि जैसे हमने उनसे निवेदन किया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए और पति पत्नी अगर दोनों कार्मिक हैं तो किसी एक की ड्यूटी उसमें लगाई जाए, या जिनकी अवस्था 58 वर्ष या उससे ज़्यादा की हो रही है, रिटायरमेंट के करीब है, तो उनकी ऐसे भी हमारे जो शिक्षक कार्मिक हैं उनकी ड्यूटी भी ना लगाई जाए। तो इसके संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया। उन्होंने कहा है ठीक है, ऐसे जो जिनको भी समस्याएं हैं अगर वो हमारे पास फाइल लेकर आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होगा। निजामाबाद तहसील के बुद्धसेनपुर गांव निवासी राहुल यादव की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच में फंसा हुआ है। 3 बहनों के बीच इकलौता भाई राहुल यादव 2 अप्रैल की रात में घर से निकला था। गांव के बाहर 3 अप्रैल की सुबह उसका शव पेड़ से लटकता मिला। परिवार के लोग युवक की हत्या का आरोप लगा रही हैं। मृतक राहुल की मां नीता देवी पत्नी लौरिक यादव अपने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा रही है। उन्होंने 5 लोगों के विरुद्ध निजामाबाद थाने में तहरीर दी थी। गुरुवार को न्याय के लिए बेटी संग उन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। उनका कहना था कि शराब पिलाने के बाद राहुल की हत्या कर दी गई। साक्ष्य छिपाने के लिए गांव के दक्षिण तरफ बाग में पेड़ से गमछे के सहारे उसका शव लटका दिया गया। घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। वहीं उनकी बेटी पूजा यादव का कहना था कि पड़ोसी की पुत्रवधू ने उनके भाई से नाजायज संबंध बना रखे थे। ये बात पड़ोसी परिवार भी जानता था और उनके भाई को डरा धमकाकर अक्सर रुपए भी ऐठा करता था। अप्रैल की रात पड़ोसी की पुत्रवधू ने फोन कर उनके भाई को अपने घर बुलाया, जहां उसकी हत्या करके उसकी मौत को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। मिला यह हमारे पति नहीं है, हमार एक का लड़का है, उसको वो सब झगड़ा सांझ को किए, रात में कब बुलाएं कब मार डालें। हाँ, मेरे बेटा का सूचना यह आई कि मर गया। हाँ, कैसे मार दें। कब की घटना है? 3 तारीख के 2 तारीख से झगड़ा किए। थाने पर गए थे? हाँ, थाने पर गए लाने। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं। क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? अब चाहती हैं यही कि सब लोग को अब चाहिए आपको? हाँ बंद कर दीजिए।
एसपी साहब मिली है? हाँ गल साहब का ना इनकी चला हो मामला एक ही सब मार डाली हैं। किसको मारे? मेरे भाई को, राहुल को। हाँ, सबका मामला है। 2 तारीख को बुलाए थे रात में, शाम को झगड़ा किए थे सब। शाम को झगड़ा करने के बाद मेरा भाई घर पे आया था, फिर उसके बाद बुलाई उसकी बहू, 1 बजे में उठी थी, बुलाई तो कैसे बुलाई, फ़ोन से बुलाई, कैसे बुलाई उसको। गया मेरा भाई, फिर मम्मी को भेजी कि जाइए उसके घर पे भाई है, तो बोली कि तेरा बेटा मेरे घर में नहीं है। तो मेरी मम्मी चली आई, फिर सुबह हुआ हम लोग काम करने लगी, तो बाग में यही सूचना आई, कोई लड़का देखा कि मतलब राहुल भैया टंगी हैं वहाँ पे। इतनी नीची डार थी उसकी, गमछा में लपेट के टांग दिए थे सब। चप्पल भी उसके पैर में था, घाटी लगा दिए थे सब उसके। कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। थाने वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपने से मरा है, आत्महत्या किया है, ये बोल रहे हैं। आप लोग का क्या कहना है? हम लोगों का कहना कि वो मारे हैं सब। हाँ, मारे हैं सब, लपट के घर, उसका घर जितना है सब लपट के मारे हैं सर। बोले कि तुम्हारा पैसे का लेन देन था मामला? हम लोगों के घर से कोई संबंध नहीं था, उसके घर से मेरे भाई से ही बनाई थी उसकी बहू। हाँ, पूना क्या चाहती थी, मेरा भाई मर गया, वो भी मरे तब तो सही है। हाँ, उसको अपनी बहू को भी मारना चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज अपनी नीतियों से भटक चुकी है और पुत्र मोह में पड़े ओम प्रकाश राजभर अपने ही समाज के भक्षक बन चुके हैं। कार्यकर्ताओं के पसीनों को सींच कर खड़ी हुई सुभाषपा स्वार्थ के समुद्र में गोते लगा रही है। ऐसे उद्देश्य विहीन पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं और अपने जीवन के लक्ष्य पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की अपनी लड़ाई के लिए स्वयं सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करूंगा। उक्त बातें सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा ने कही। उन्होंने आगे कहा कि सुभाषपा आज केवल पिता पुत्र की पार्टी बन चुकी है और निम्न स्तर तक नीचे उतरकर मात्र अपने परिवार के लिए राजनीतिक वजूद तलाशती नजर आ रही है। हमारे जीवन का लक्ष्य और संकल्प पूर्वांचल का विकास, आर्थिक सामाजिक उत्थान रहा है। इसके लिए हम आगामी 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पर बड़ा ऐलान करेंगे और अपनी पुरानी मांग पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की लड़ाई को नया आयाम देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के दर्जनों नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं और वो अपने समर्थकों के साथ इस मुहिम को जमीन पर उतारने का निर्णय लेंगे। अपने त्यागपत्र में शशि प्रकाश सिंह मुन्ना ने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देते हुए लिखा है कि उन्हें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा और अर्नल बयानबाजी न करके राष्ट्रीय समाज हित में काम करना होगा, अन्यथा पूर्वांचल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो कोई भी पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सिंह मुन्ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में मैं प्रदेश महासचिव रहा हूं, प्रवक्ता भी रहा हूं, तमाम पदों पर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया हूं। 1 दशक से ऊपर हो गया पार्टी में काम करते हुए। पार्टी के मुखिया जिस उद्देश्य से हम लोग पार्टी में जुड़े थे, उस लड़ाई से भटक चुके हैं। पूर्वांचल राज्य की मांग, आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस तरह से तमाम मुद्दे थे, लेकिन आज वो परिवारवाद, पुत्रमोह में फंस गए हैं, अपने मुख्य लड़ाई से भटक चुके हैं। इसलिए हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का काम आज किया हूं और पार्टी के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं। अगले महीने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी के जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी लोग बैठक करके एक बड़ा निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। उत्तर प्रदेश के वामपंथी दल सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने गुरुवार को प्रदेश में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। वामपंथी दलों का कहना था कि 15 अप्रैल की रात में प्रयागराज में पुलिस हिरासत में जिस तरह से 2 लोगों की हत्या की गई, उसने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। वारदात के समय काफी संख्या में मौजूद पुलिस के द्वारा हमलावरों के विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई और हमलावर इत्मीनान के साथ हत्या का अपराध करने में सफल हुए। ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि प्रदेश में कानून का राज नहीं रह गया और अपराधी पुलिस बल पर भारी है। हमलावरों ने हत्या के बाद जो नारे लगाए और सरकार के मंत्रियों तथा भाजपा के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे सांप्रदायिक नफरत पैदा करने की कोशिश स्पष्ट नजर आ रही है। इससे पहले भी बलिया में एक छात्र नेता को गुंडों ने दौड़ा कर मार डाला।
किंतु पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फर्जी इनकाउंटर के द्वारा आरोपितों की पुलिस द्वारा हत्या की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा 183 इनकाउंटर किए जा चुके हैं। योगी सरकार न्यायपालिका के कार्यों को अपने हाथों में लेकर खुद ही दंड दे रही है। बयानों में मुख्यमंत्री इस बात को साबित भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये सरकार प्रतिशोध वाली है, जिसकी घटनाएं संदिग्ध हैं। तो प्रयागराज का जो कांड है उसको लेकर के और ये तय हुआ कि 20 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर हम एक चेतावनी मांग पत्र देंगे कि अगर इस तरह के दोबारा कदम हुए, इस तरह से कानून को पुलिस ने हाथ में लिया, इनकाउंटर के बल पर अगर साक्ष्य मिटाने की कोशिश हुई और माफिया के नाम पर अगर कानून और न्यायालय को दरकिनार किया गया, उसे ख़त्म किया जाएगा, तो इसे वामपंथी दल इसका जम के मुकाबला करेंगे। और आगे प्रोग्राम है, जून में हम लोग एक राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे हर राज्यों में राज्य स्तरीय। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन लोकतंत्र बचाने, देश बचाने के लिए चलेगा। उसी के क्रम में आज ये पहला कार्यक्रम है जो यहाँ हर जिला मुख्यालयों पर हो रहा है। आपकी विचारधारा ये मानती है आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है? हाँ बिल्कुल, इस पर कोई विवाद नहीं है। लोकतंत्र खतरे पर नहीं है, खतरा अब लोकतंत्र रह नहीं गया है। अब न्यायपालिका का कोई वजूद नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। संसद नाकारा हो गई है। वो जनता के सवालों को मुकाबला करने की क्षमता उसके पास नहीं है। पुलिस प्रशासन की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। वो भाजपा के विंग की तरह से काम कर रहे हैं, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, उस तरह से काम कर रहा है प्रशासन। राज्यपाल का एक बयान आया, उससे आप लोग हम बिल्कुल उसको देख रहे हैं। हम कह रहे हैं उसको छिपाने के लिए अमन अतीक का भूत इसीलिए खड़ा किया गया है कि जो पुलवामा का जो भूत है वो कहीं न जग जाए, उसको दबा देने के लिए ये घटना हुई है। और टाइमिंग का बड़ा माने है। ये लोग टाइमिंग की बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, शाह साहब भी कहते हैं किसी टाइम पर ऐसा क्यों हुआ, तो हम भी पूछते हैं किसी टाइम पर ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए प्रतिशोध वाली सरकार है। इस सरकार को लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है, अपने विरोधियों के साथ प्रतिशोध करती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इस सरकार के दौर के सारी घटनाएं अब संदिग्ध हो गई हैं, चाहे गुजरात नरसंहार हो, चाहे हरेंद्र पांड्या की हत्या हो, चाहे जस्टिस लोया का मामला हो, चाहे खुद इनके गोपीनाथ मुंडे मंत्री थे उनका मामला हो, पुलवामा हो, बालाकोट हो, या जो आप देखते हैं पठानकोट में जो हुआ था, ये सब घटनाएं अब संदिग्ध हो गई हैं। खुद इन्हीं के लोग कर रहे हैं, संवैधानिक व्यक्ति कर रहा है ना भाई, हम थोड़ा कर रहे हैं। संवैधानिक दायित्व पर बैठा हुआ इनका सबसे प्रिय व्यक्ति, जो सबसे कठिन फैसला था धारा 70 हटाना 370, उस समय जिसको राज्यपाल बनाया गया, अगर वो कह रहा है तो आप अंदाज लगा। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development.
Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।